धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए वीडियो सामने आने के बाद और तमाम न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो जाने के बाद कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्री रमेश जारकिहोली ने सीना चौड़ा करते हुए इस्तीफा दे दिया और कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा। और उसके फौरन बाद एक मुकदमा ठोक दिया तमाम न्यूज चैनलों पर जिन्होंने वो खबर ब्रेक की थी और चौड़े होकर घूमने लगे और बताने लगे कि साहब मेरे खिलाफ तो कॉन्स्पेरेसी यानी कि षड्यंत्र खड़यंत्र रचा गया था, मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, फर्जी वीडियो है, मैं फिर भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। कौन सा सम्मान करते हैं वो वीडियो में दिख रहा था, लेकिन अब इस मामले में महिला के सामने आ जाने के बाद बीजेपी के इस मंत्री के तोते उड़ गए। महिला ने सामने आने के बाद एक 3 वीडियो वायरल किए हैं, 3 बयान जारी किए हैं और बताया कि किस तरीके से उसके साथ सब कुछ हुआ। और तीनों वीडियो वायरल करने के बाद महिला ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। उन्होंने कहानी सुनाई कि मैं राजस्थान के जयपुर से आ रहा था, एरोप्लेन में बैठा था, उसी दौरान मेरे बगल में एक महिला बैठी थी, उसके साथ 2 बच्चे थे, उसकी जीन्स जो है वो घुटनों के नीचे से फटी हुई थी, घुटनों के ऊपर से भी फटी हुई थी। मैंने कहा आप क्या करती हैं? उन्होंने बताया उनके पति जेएनयू में हैं, वो खुद एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। तो सोचिए ज़रा ऐसी महिला क्या संस्कारी होगी, लेकिन अभी तक वो महिला सामने नहीं आई है। हम धाकड़ खबर के बैनर से अपील करना चाहते हैं, अगर वाकई में वो महिला है, सच में ये कहानी सच्ची है जो सुनाई है तीरथ सिंह रावत ने, तो उस महिला को सामने आना चाहिए और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों ने तो इस पर सवाल उठाया और जिसके बाद तीरथ सिंह रावत को इस मामले में माफ़ी मांगनी पड़ी। हालांकि उनके बोल बचन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर कर्नाटक से उभरी थी। कर्नाटक के चैनलों पर एक दिन एक वीडियो चलाया गया जिसमें दिखाया गया कि रमेश जारकिहोली जो BS येदियुरप्पा सरकार में मंत्री हैं, वो एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया तो विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो रमेश जारकिहोली ने सीना चौड़ा करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का दावा कर दिया। लेकिन जैसे ही मुकदमा ठोका, मीडिया वालों पर कहा कि इनको फर्जी साबित करेंगे, वैसे ही हिम्मत करके वो पीड़ित महिला भी सामने आ गई। एक के बाद एक हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक के बाद एक उस महिला ने अपने 3 वीडियो वायरल किए हैं अपने वकील के साथ और उसने कहा है कि रमेश जारकिहोली ने कैसे कैसे उसको अपना शिकार बनाया। उसने बताया कि वो बेरोज़गार है, नौकरी के सिलसिले में इनसे मिली, इन्होंने कहा कि उसको सरकारी नौकरी दिला देंगे और उसके बाद इस महिला को अपना शिकार बनाया। यही नहीं, उस महिला का वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे जान से मारने की धमकी भी देते रहे। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो काफ़ी भयभीत थी, इसलिए 24 दिनों तक खामोश रही। लेकिन अब कर्नाटक के लोगों का समर्थन देखते हुए, तमाम NGO जितनी भी हैं उनका और कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन देखते हुए उनके अंदर हौसला आ गया है और वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं। उन्होंने अपने वकील के साथ यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर का नाम हमारे पास जो निकल के आया है वो है कमल पंत, और कमल पंत से मुलाकात करने के बाद उनको प्रार्थना पत्र दिया जो खुद इस महिला ने लिखा, जो अखबार की रिपोर्ट कहती हैं अभी तक की। और उसके बाद रमेश जारकिहोली के खिलाफ कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कई गंभीर धाराएं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस महिला ने कहा है कि किस तरीके से नौकरी दिलाने का झांसा देकर मंत्री ने उसके यौन उत्पीड़न किया है, उसका यौन शोषण किया है। और इसके अलावा तमाम चीज़ें और भी बताई हैं जिनकी जांच की उसने मांग की है। साथ ही महिला ने कहा कि उसकी और उसके परिवार की को जान का खतरा है, इसलिए उसे सुरक्षा दिलाई जाए। अपने वकील एडवोकेट यानी कि जगदीश कुमार के साथ पहले कमिश्नर के यहाँ पहुंची, फिर एप्लीकेशन दी, फिर कमिश्नर ने कहा ठीक है कब्बन पार्क थाने जाइए, वहाँ पर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा इस महिला को सुरक्षा कब दी जाएगी और क्या इस मामले में वाकई में BS येदियुरप्पा की सरकार जो है कोई निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगी। इस मामले में मंत्री का क्या कहना है, उससे पहले मैं कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। BS येदियुरप्पा जो इस वक्त 77 साल की उम्र में दाखिल हो चुके हैं। साउथ से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने भाजपा की सरकार कर्नाटक में बनवा रखी है। जब वो पहले भाजपा में थे तब भाजपा सत्ता में थी, अब वो भाजपा है तो भाजपा सत्ता में है। जब वो बाहर थे तो भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई थी।
यहाँ 77 साल की उम्र का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया था कि 75 साल से ऊपर के को ना तो चुनाव लड़ने दिया जाएगा, ना उसको मंत्री पद दिया जाएगा। इसी के चलते सुमित्रा महाजन, जो इंदौर से लगातार जीतती आ रही थी और कई बार जीती थी और वो खुद लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, उन तक को साइड कर दिया था। और उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे तमाम, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को साइड कर दिया था, उनको मार्गमंडल में डाल दिया था। लेकिन यहाँ BS येदियुरप्पा के लिए नियम टूट गया नरेंद्र मोदी का। और अगर आप केरल में चलेंगे तो एक तस्वीर देखिए, ई श्रीधरन, इनको मेट्रोमैन कहा जाता है, उम्र है 87 साल। बताइए, 87 साल के कैंडिडेट को मैदान में उतारा, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, तो कहाँ क्या बोलते हैं ये सोचिएगा। और इसमें एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि साउथ इंडिया में कुछ बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में जाके कुछ बोलते हैं। इन्हें पता है साउथ इंडिया में बोल बचन चलते हैं, यहाँ के लोग बाग जो हैं वो गाय गोबर गौमूत्र के आसपास की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसी में उलझे रहना चाहते हैं। लेकिन साउथ के लोग इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं, ना इस तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं, और वो मुद्दों के आधार पर चीज़ों को देखते और समझते हैं। राहुल गांधी ने सही कहा था केरल में जाके कि मुद्दों को समझ के मामले में नॉर्थ और साउथ में बड़ा फ़र्क है। मैं खुद नॉर्थ से आता हूँ और इस बात को बखूबी समझता हूँ कि किस तरीके से साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो अब यहाँ बात करना ही बेहतर होगा कि मामला सामने आने के बाद मंत्री का क्या कहना है। मंत्री का कहना है कि ऐसी FIR तो अभी और दर्ज होंगी, एक के बाद 100 FIR दर्ज होंगी, लेकिन अब वो डरने वाले नहीं हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये वीडियो फर्जी है और इस वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसमें दिख रही जो महिला है उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं निर्दोष हूँ और इसीलिए मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दिया था, ये इन्होंने कहा है। लेकिन साथ में इन्होंने जो कहा वो भी गौर से सुनिए। इनका कहना है कि जो मैंने FIR दर्ज कराई थी मीडिया हाउसेस के खिलाफ और कुछ और लोगों के खिलाफ, उसमें भी पहले जांच होनी चाहिए क्योंकि पहले मेरी FIR दर्ज है। यानी कि अभी भी ये चाहते हैं कि पहले मीडिया वालों को डरा दिया जाए ताकि वो जो महिला है आगे जो वो चीज़ें बोल रही है, बता रही है, उसको ज़्यादा मीडिया वाले ना दिखाएं, उन्हें डर लगे कि भाई सरकार है, प्रदेश में भी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, तमाम थिएटर को बंद करा देगी, पत्रकारों को जेल में डलवा देगी, तो होगा क्या। ऐसे में छोड़ देते हैं और फिर ये महिला थक हार के अपना आप बैठ जाएगी और तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन रमेश जारकीहोली पहली बार ऐसे किसी प्रकरण में नहीं फंसे हैं। आपको याद होगा जब ये विधानसभा में बैठकर वीडियो देख रहे थे, अश्लील वीडियो, और बाकायदा लाइव चल रहा था सब कुछ, और उस वक्त जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं तो इन्होंने कहा हम ये ज्ञान बढ़ाने के लिए देख रहे हैं कि आखिर इसमें क्या बताया और दिखाया जाता है, शिक्षा ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये पोर्नोग्राफी वहाँ पे देखते हुए पकड़े गए थे। उस वक्त भी इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन जैसे BS येदियुरप्पा सरकार में आए, ये हार चुके थे अपनी सीट से, फिर भी इनको डिप्टी CM का पद सौंप दिया और इनको एक बड़ा मंत्री पद दे दिया। यहाँ भी सवाल उठे थे कि आखिर इनको तरीके से मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। ये फिर से अब ऐसे CD के सेक्स CD स्कैंडल में फंस चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इनको पार्टी में बनाए रखा जाता है या फिर से इनको मंत्री बना दिया जाता है। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी कथनी और करनी कभी समान नहीं होती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।